हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कोई अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो है जो क्लास 9th की आपका जो केमिस्ट्री चल रहा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में इससे पहले बना लिया हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखने से पहले आप सबको एक बात बताते चलूं कि अगर आप जो है सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन और उसके जो क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव्स का, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप उसको देख लीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी वीडियो क्लास 9th के बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो आपको बताते चलूं कि जो है ज्यादा लॉन्ग ना होने की वजह से समय की बचत के लिए इस तरह से मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूं, और इस तरह से इसलिए बनाया हूं ताकि इस तरह से आप जो है डायरेक्ट ऑप्शंस को देंगे। अगर आप ऑप्शंस को याद कर लीजिएगा, 3 ऑप्शन कोई भी दे दे आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर चारों ऑप्शन अगर आपको मैं अभी से अगर बताते दूं तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस को याद करके डायरेक्ट अगर आप ऑप्शंस को याद करेंगे तो बिल्कुल जो आप एग्जाम में जाएंगे तो भोखलाहट नहीं होगी। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आपको अपने आप आंसर नजर आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन कैसे आएगा उसका भी लेवल बता दे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस रहेगा तो क्वेश्चंस क्या कहेगा ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाला कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन ए में देगा घटता है, बी में देगा बढ़ता है, सी में कहेगा नियत रहता है और डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे जैसे वायु का दाब जो है घटता है वैसे ही जो है द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घटता है। वायु का दाब अगर आपका घट जाएगा तो आपका जो द्रव होता है उसका क्वथनांक भी घटेगा। दाब वायु का जो है दाब घटने पर जो है उसका क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। तो ठीक है, एक ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो एक संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, तो संघनन कहलाता है। ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका संघनन कहलाता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, 3 नंबर में है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है उसको क्या कहलाता है। तो गैस अगर द्रव में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संघनन कहेंगे। गैस द्रव में परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे हम उसको, संघनन कहेंगे। और यहां पे जो ठोस ठोस जो है द्रव में जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, उसको द्रवनांक कहलाएगा। ठीक, ठोस का जो यानी वो ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, जो द्रवनांक। यानी क्या होता है, जैसे कि आपका बर्फ हो गया और बर्फ जो है आपका धीरे धीरे पिघल रहा है। बर्फ क्या है, एक ठोस है। अब वही बर्फ जब धीरे धीरे पिघलता है, जब वो पानी बन जाते हैं तो अब क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। तो किसके कारण जो है बर्फ पिघलता है, तो किसके कारण, वो द्रवनांक के कारण पिघलता है। दोस्तों किसके कारण पिघलता है, तो द्रवनांक के कारण पिघलता है। ठीक है, 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे याद रखना है आपको कि द्रव में जब परिवर्तन होगा गैस तो किसके कारण, संघनन, और ठोस द्रव में जब परिवर्तन हो जाएगा तो किस प्रक्रिया द्वारा होगा, तो वो द्रवनांक। ठीक है, पदार्थ के कणों के एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। जब पदार्थ के कण को एक साथ जो बल बांध करके रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। नहीं तो अगर बांध के, जैसे लड्डू ले लीजिए आप, लड्डू के छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं तो वो एक आप कण मान लीजिए। जब उसको जो बांध के रखा जाता है उस कण को, छोटे छोटे कण को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बल को अंतराण्विक बल बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग, अंतराण्विक बल। ठीक है, जब कोई भी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको जब बांध के रखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराण्विक बल के कारण जो ही है वो एक साथ बंद करके रहता है। अगर अंतराण्विक बल उसमें नहीं लगता तो फिर वो जो है गोल नहीं होता आपको, या फिर एक जगह बंधा हुआ नहीं होता। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब जो है 5वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिससे पदार्थ की गंध वायु में चारों ओर फैल जाते कहलाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया उसकी गंध जो है चारों ओर फैल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? किसके कारण जो है वो फैलता है? तो किसके कारण फैलता है? तो विसरण के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो विसरण के द्वारा फैलता है। अब देखिए, मान के चलिए कोई कभी कभार क्या होता है कि कोई खाना बनाता है, तो खाना बनाने के दौरान शादी विवाह में आप ले लीजिए, जब खाना बनता है तो खाना बनने के बाद जो है बनते बनते बहुत दूर तक उसका गंध जा जाता है और हम लोग को यह पता चला कि कहीं ना कहीं मीट बनता होगा, कहीं ना कहीं जो है खाना बनता होगा, बहुत सेंट आ रहा है। तो वो जो आपको सेंट आ रहा है, आपको गंध आ रहा है वहां पे, तो किसके कारण आता है? आपका विसरण के कारण। कोई भी, अब जैसे मैंगो हो गया, मैंगो को अगर आप जैसे काटेंगे, आम को काटेंगे, काटने के बाद उसका महक चारों वहां पे गंध जो है फैलता है कि ये आम का गंध है। या फिर सेब ले लीजिए, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, तो वहां पे किसके कारण वो फैलता है? तो विसरण के कारण। कोई भी पदार्थ लीजिए, वो अगर गंध जो फैलता है किस क्रिया के द्वारा फैलता है? तो वो विसरण क्रिया के द्वारा दोस्तों वो गंध आपका फैलता है। अब अगरबत्ती जला देंगे, अगरबत्ती जलाने के बाद पूरे रूम में जो है उसका सेंट जाता है। किसके कारण जाता है? तो वो विसरण के कारण जाता है। किसके कारण? विसरण के कारण। ठीक है, बहुत बच्चे की मांग होता है कमेंट में कि बीच बीच में जोक्स भी करवा दीजिए सर। तो जोक्स तो ज्यादा आता नहीं है, कुछ शायरियां जरूर आती है कि सुना देते हैं आपको कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत ही आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। शायरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और पढ़ाई के साथ साथ शायरी भी होना जरूरी है, इसलिए आप लोग को शायरी सुना दी है, बुरा मत मानेगा। चलिए हम लोग अब 6 नंबर का प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर का आपका प्रश्न है पदार्थ के मौलिक गुण है। पदार्थ के मौलिक गुण क्या क्या होता है? तो पदार्थ में मौलिक गुण आपको बताए थे जब पदार्थ का डिफिनेशन दिए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ का मौलिक गुण क्या है दोस्तों? द्रव्यमान और आयतन। अगर किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और आयतन नहीं होगा तो वो पदार्थ नहीं कहलाएगा, उसमें द्रव्यमान और आयतन होनी चाहिए तभी वो पदार्थ कहलाएगा। तो इसीलिए पदार्थ के मौलिक गुण क्या होते हैं दोस्तों? द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, अब क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो दोस्तों पदार्थ की जो होती है वो 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 5 अवस्थाएं। अगर मूल अवस्था की बात किया जाएगा तो वो 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर ऐसे अवस्था बोलेगा तो उसमें सभी शामिल हो गए। तो उसमें सभी जो आपका शामिल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? एक तो ठोस रहेगा ही, द्रव रहेगा ही, गैस रहेगा ही। उसके बाद आपका चौथा नंबर में होता है दोस्तों प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद नंबर 5 में होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ठीक है, वो भी पदार्थ में आता है। तो ये पांचों जो हो जाएगा आपका पदार्थ के अवस्थाएं हो जाएगा। ठीक है, वो पांचों क्या हो जाएंगे? आपका पदार्थ के अवस्थाएं हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग का 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर में कहता है किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? समझे, किसकी संपीड्यता जो है सबसे कम होती है? तो 5 पदार्थ है, पांचों पदार्थ में सबसे कम जो संपीड्यता होते हैं वो होते हैं आपका किसका? तो ठोस का होते हैं। ठीक है, किसका होते हैं? आपका ठोस का होते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठीक, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आपको बताया भी थे पदार्थ में किसका घनत्व, ठोस और द्रव में जब आपको अंतर बताए थे तो उसमें यह बताया था कि ठोस का जो है घनत्व उच्च होता है और वहां पे वाष्प का जो है
या फिर द्रव का जो घनत्व जो होता है वो क्या होता है आपका निम्न होता है। तो किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का। पदार्थ 5 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद जो आपको बताया और भी क्या क्या बताया कि प्लाज्मा बताया, बोस आइंस्टीन कंडेंसन बताया। तो उसमें से सबसे ज्यादा उच्च जो घनत्व होता है दोस्तों वो ठोस का होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ठोस का होता है। ठीक है, 10 नंबर में आपका है ठोस का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ठोस का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अभी फिर आपको क्या बताया वहां पे कि गैस का द्रव में परिवर्तन, तो यहाँ पे ठोस का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, कोई भी ठोस जब वाष्प में बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, 11 नंबर का आपका प्रश्न है वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जब भी वाष्प की प्रक्रिया होती है उससे क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे वाष्प की प्रक्रिया आप अपने शरीर को ले लीजिए, शरीर में जब पसीना आते हैं, पसीना जिस समय आते हैं तो उस समय तो आपको गर्म जरूर लगते होंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब पूर्ण रूप से वाष्प हो जाते हैं तो वहां पे हम लोग को कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। ठीक है, जब भी आपका वाष्प की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या हो जाएगा? आपको कैसा महसूस होगा? ठंडक महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर ताप होगा तो उसमें केल्विन में मान क्या होगा? आपको बताए थे सब्जेक्टिव में, केल्विन के बारे में पूछता है यहाँ पे। तो के बराबर क्या बताए थे दोस्तों? सी प्लस 273। ठीक है, सी प्लस 273 बताए थे। ठीक, सी कितना है? सेल्सियस कितना? 100। तो 100 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 373 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना हो जाएगा? तो 373 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, फॉर्मूला याद रखेंगे, के बराबर सी प्लस 273 अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब 13वां नंबर को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में हम लोग को कह रहा है 600 केल्विन का सेंटीग्रेड में मान होगा। ठीक है, और ये भी आपको बताया था कि सेंटीग्रेड के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे देखिए के बराबर सी प्लस 273 है, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी बराबर के, और यहाँ पे 273 इस पर प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे के का मान कितना दिया हुआ है? तो के का मान दिया हुआ है यहाँ पे 600। ठीक, 600 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा? -273 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 400 हो जाएगा। और जो यहाँ पे हम लोग 400 दिए भी हैं, इसलिए आपको बता दें क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में देंगे तो फिर किसी का सवाल ये होगा कि ये आया कैसे। तो यहाँ पे के बराबर सी प्लस 273 और सी बराबर के माइनस 273, ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न आपको कह रहा है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, सौर मंडल में जब प्लाज्मा की अवस्था की जो उत्पत्ति होता है किसके कारण होता है? उच्च ताप के कारण। जब भी सौर मंडल में उच्च ताप होगा तो प्लाज्मा अवस्था का क्या हो जाएगा? वहां पे उत्पत्ति हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उच्च ताप हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? जब गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो दोस्तों उसका आयतन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आयतन क्या हो जाएगा? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर में और लास्ट है इस चैप्टर का, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो जब वायु का जो नमी होगा, आर्द्र वायु होगा, जैसे बरसात के दिनों में अधिकतर वायु जो होता है आर्द्र होते हैं, ठंडी के दिनों में भी वायु क्या होते हैं? आर्द्र होते हैं। तो उसमें जो कपड़े जो सूखते हैं वो देर से सूखते हैं। ठीक है, उसमें कपड़े क्या सूखते हैं? देर से सूखते हैं, और गर्म वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो दोस्तों आज ये केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का एंड हुआ ऑब्जेक्टिव के साथ। सभी ऑब्जेक्टिव आज पढ़ा दिए, और ये मेन ऑब्जेक्टिव था, और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन मेन जो आपका टॉपिक से ऑब्जेक्टिव्स था उसको हम लोग पढ़ा दिए। ये एग्जाम के दृष्टि से और आपके अन्य लाइफ में भी आपको काम आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जितने भी बनाएंगे आपके हेल्पफुल होंगे और आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।